हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका रेस्पिरेशन चैप्टर के पार्ट 2 में। आज इस पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम इसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कुछ नहीं, ये बस वही चीज़ है जनरली जो हम हवा के साथ एयर के साथ खेल रहे होते हैं, अंदर बाहर करके कितनी ले रहे हैं कितनी बाहर कर रहे हैं, उसका यहाँ एक वॉल्यूम दिया गया है और उनके कुछ नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम of air inspired or expired during a normal respiration, it is approx 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में आपको बता रखा है कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं जब, तो उसमें इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं। मतलब जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो हम एक बार में जो सांस ले रहे हैं वो 500 ml है, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml, और जो हम एक्सपायर कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं एयर, वो 500 ml है। तो इस तरीके से जब हम इसे 1 मिनट के लिए निकालेंगे पर मिनट के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml वॉल्यूम को हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं। मतलब 1 मिनट में या 6000 से 8000 ml वॉल्यूम ले रहे होते हैं और यह इतनी रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन में 500 ml इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, तो इसी वॉल्यूम को कहते हैं 500 ml को टाइडल वॉल्यूम। अब आगे पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस एवरेज 2500 ml टू 300 ml। तो जब हम नॉर्मल वॉल्यूम ले लेते हैं, मतलब हमने नॉर्मल इंस्पायर कर ली 500 ml, उसके बाद हम और ताकत लगा के जो वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं अपने अंदर, उस वॉल्यूम को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो ये अमाउंट होती है आपकी 2500 टू 3000 ml। तो ये होती है, पहले आपने टाइडल वॉल्यूम ले ली 500 ml, उसके बाद आपने और ज़्यादा जोर लगा के और ज़्यादा इंस्पिरेशन करी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 ml तक और ज़्यादा इंस्पायर कर पाओगे। उसके बाद ऐसे ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो यहाँ होता है हमने नॉर्मल रिलीज़ कर दी वॉल्यूम 500 ml, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जब हमने और फोर्सबली ताकत लगा के वॉल्यूम एक्सपायर करी, तो उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। तो यहाँ लिखा है अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1000 टू 1100 ml। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है 2500 से 3000 ml तक, और नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद और ज़्यादा एक्सपायर कर सकता है 1000 से 1100 ml तक। तो आगे पढ़ते हैं। मैं बाद में इनके बाद आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम को। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है एक तरह की परमानेंट वॉल्यूम है जो लंग्स में होती ही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। हम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सिबल एक्सपिरेशन भी कर दें तो भी ये वॉल्यूम तो लंग्स में रहेगी ही रहेगी। ये फिक्स्ड है, ये परमानेंट वॉल्यूम इतनी लंग्स में होगी ही होगी, चाहे हम कितना भी फोर्सिबल एक्सपिरेशन जो है कर दें। तो इसकी अमाउंट होती है 1100 से 1200 ml। तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जो कि लंग्स में एयर की रहेगी ही रहेगी इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब, जो अब हमने कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो अब पढ़ी हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन्हीं के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बेसिस पर हम पल्मोनरी कैपेसिटी को जो है डिराइव करते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ की जाती हैं।
तो इन्हीं वॉल्यूम के बेसिस पे अब हम जो है पल्मोनरी कैपेसिटी को स्टडी करेंगे। तो पल्मोनरी कैपेसिटी में सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेशन की जो टोटल कैपेसिटी है उसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। जैसे हमने पहले नॉर्मल ब्रीथ करी, दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम जो कि होती है 500 ml। फिर उसके बाद हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ज़्यादा फोर्सिबल इंस्पिरेशन किया, दैट इज़ योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो होती है आपकी 2500 से 3000 ml। तो 2500 से 3000 ml और नीचे आपकी 500 ml। तो ऐसे आपके 3000 से 3500 ml की जो कैपेसिटी आती है वो होती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो नॉर्मल एक्सपिरेशन हमने किया 500 ml टाइटल वॉल्यूम बाहर निकाली, उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है, दैट इज योर पहले टाइटल वॉल्यूम इंस्पायर करेगा, फिर पूरी ताकत लगा के IRV इंस्पायर करेगा। दिस इंक्लूड टाइटल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो ये आपके हम दोनों को अगर ऐड करें तो ये आपकी बनेगी 3000 से 3500 ml। तो ये आपकी 3000 से 3500 ml बनेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपीरेटरी कैपेसिटी को। तो एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लेंगे, मतलब 500 ml जो है टाइटल वॉल्यूम ले रखी होगी, उसके बाद जो टोटल एक्सपिरेशन कर सकेगा वो वही तो कर पाएगा जो नॉर्मल इंस्पायर करी हुई है 500 ml। तो मतलब टोटल एक्सपायर करेगा वो टाइटल वॉल्यूम एक्सपायर करेगा पहले, फिर आपकी पूरी ताकत लगा के ERV एक्सपायर करेगा। दिस इंक्लूड टाइटल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TV प्लस ERV। तो आपकी टाइटल वॉल्यूम होती है 500 और ERV होती है तुम्हारी 1000 से 1100 ml। तो ऐसे यहाँ हम इसमें जोड़ेंगे तो आपकी आएगी जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है वो आएगी आपकी 1500 to 1600 ml। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स जस्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी, मतलब जो टाइटल वॉल्यूम है वो रिलीज़ कर चुके हैं हम 500 ml। उसके बाद हमारे लंग्स में क्या वॉल्यूम रह गई? तो वो रहती है एक तो हम जो एक्सपिरेटरी फोर्सिबल एक्सपिरेशन के साथ जो वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि 1000 से 1100 ml होती है। फिर उसके बाद 1000-1200 ml की रेसिडुअल वॉल्यूम होती थी जो परमानेंट वॉल्यूम है। तो ये दोनों चीज़ आपकी रह जाएंगी, तो इन्हें कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब ये वॉल्यूम वो है, ये कैपेसिटी है जो हमारे लंग्स में रहती है और हम इसमें फोर्सिबल एक्सपिरेशन से कुछ बाहर भी निकालें एयर तो वो सिर्फ ERV निकलती है, RV फिर भी रहती है। पर ये नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये दोनों चीज़ आपकी रहती हैं, इसलिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं वाइटल कैपेसिटी को। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। तो यहाँ बता रखा है जो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है वो पर्सन ब्रीथ करता है एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद। तो उसने फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर रखा है, मतलब उसने जो है ERV निकाल रखी है। तो उसके बाद वो जब ब्रीदिंग करेगा, इंस्पिरेशन करेगा, तो सबसे पहले वो ERV को इनटेक करेगा। तो पहले उसने ERV इनटेक करी, फिर उसके बाद वो TV टाइटल वॉल्यूम इनटेक करेगा, फिर उसके बाद वो और ज़्यादा जो है मैक्सिमम वॉल्यूम की बात लिखी हुई है, तो मतलब और इंस्पायर कर रहा है, तो मतलब फिर वो IRV भी अपने अंदर इंस्पायर करेगा। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। या फिर हम इसे वो भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी वो पहले IRV निकालेगा, फिर TV निकालेगा, फिर ERV निकालेगा। तो ये जो वॉल्यूम है मतलब ERV, TV और IRV ये आपका वाइटल कैपेसिटी में आता है। उसका पढ़ते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी।
इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हुआ, परमानेंट वॉल्यूम, फिर आपका ईआरवी हुआ, फिर टीवी हुआ, फिर आईआरवी हुआ, या फिर हम इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सारी चीज़ें, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वही है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट in the lung at the end of a forced inspiration. This include RV, ERV, TV and IRV और vital capacity plus residual volume। तो अब मैं इसका आपको जो है एक चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे आप इसे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये चार्ट है, तो जैसा यहाँ नॉर्मल इनहेलेशन हो रहा है इतना, नॉर्मल इनहेलेशन, और ये इतना नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो ये है आपकी टाइडल वॉल्यूम, दैट इज़ योर 500 ml। उसके बाद ये टाइडल वॉल्यूम है, ये टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर ली कुछ 500 ml। उसके बाद हम और ज़्यादा इंस्पायर करना चाहते हैं और फोर्सिबल एक्सपिरेशन यहाँ से होगा, तो और फोर्सिबल एक्सपिरेशन हम कर पाएंगे अपना इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ 2500 से 3000 ml। तो जो आपकी जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है पूरी, वो आपकी बनती है टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ 3000 to 3500 ml। उसके बाद यहाँ दिखा रखा है कि फिर ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के हम जो एक्सपायर करने के बाद और ज़्यादा एक्सपायर करते हैं, तो करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एक्सपायर, दैट इज़ 1000 to 1100 ml। तो पूरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है आपकी 1500 to 1600 ml। ऐसे ही आपकी फिर ये रेजिडुअल वॉल्यूम दिखा रखी है, जो परमानेंट वॉल्यूम है, ये आपकी परमानेंट वॉल्यूम है, दैट इज़ 1100 to 1200 ml। तो परमानेंट वॉल्यूम प्लस आपकी जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनती है, वो ईआरवी प्लस आरवी से बनती है। तो यहाँ दिखा रखा है ईआरवी प्लस आरवी से आपकी जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज 2100 से 2300 ml जो है आपकी बनी है। वाइटल कैपेसिटी होती है रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर जितना भी पार्ट है वो सब वाइटल कैपेसिटी में आता है, तो वो बनता है आपका 3500 से 4500 ml, जिसमें आपका आईआरवी, टीवी और ईआरवी आता है। टोटल लंग कैपेसिटी में आपका वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाता है, तो वो आपका 5000 to 6000 ml होता है। तो होप आप इस चार्ट से सब वॉल्यूम और कैपेसिटी को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो मैं अब इनको रब कर देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो एल्वुलाई होती हैं वो प्राइमरी साइट होती हैं एक्सचेंज की, या प्राइमरी जो साइट होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है बाद में, पर यहाँ प्राइमरी साइट की बात की हुई है एल्वुलाई के लिए, क्योंकि एल्वुलाई में सबसे पहले होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का मेनली कौन सी गैसेस जिनका एक्सचेंज होता है, वो होती हैं आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सचेंज होती हैं इन दी साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ये सिंपल डिफ्यूज़न से एक्सचेंज होती हैं बेस्ड ऑन प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो डिफ्यूज़न प्रेशर पे या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे आपका डिपेंड करता है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न। तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है और जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो इस इन्वॉल्व रहते हैं डिफ्यूज़न कराने में, कि वहाँ कैसा डिफ्यूज़न हो रहा है। ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर देन कैन इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी डिफ्यूज़न की रेट को, गैसेस के एक्सचेंज की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ बता रखा है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर देखते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैसेज में। मिक्सचर ऑफ गैसेज के प्रेशर में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं,
जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम मिक्सचर ऑफ गैसेज में कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखा हुआ है PO2 से, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिखा हुआ है PCO2 से। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूज़न। तो यहाँ एक टेबल है, उसमें पार्शियल प्रेशर दिखा रखा है इन दोनों गैसेस का एटमॉस्फेयर में और डिफ्यूज़न साइड्स पर। The data given in the table clearly indicates concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। तो ये जितनी भी साइड्स हैं उनका यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर दिखा रखा है। तो उसी प्रेशर की वजह से हम ये पता लगा पाएंगे कि क्योंकि हम जानते हैं एयर जो है ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो इन्हीं पार्शियल प्रेशर को हम जान के ये सब चीज़ पता लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस दे रखी हैं आपको ऑक्सीजन और CO2। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो आपको याद रखना है 159 mm Hg होता है। और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 0.3 mm Hg होता है। इसलिए जब हम गैसेस का जो इनटेक करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन एंटर करती है ड्यू टू इट्स मोर पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक गैसेस मिक्सचर। उसके बाद हम अल्वियोलाई में बात करते हैं। तो अल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का होता है 104 mm Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mm Hg। तो क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एल्वियोलाई में कम है और ब्लड में जो आ रहा होता है वहाँ ज़्यादा होता है, टिश्यूज़ ने रिलीज़ करी होती है, तो ज़्यादा से एल्वियोलाई में वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। फिर एल्वियोलाई थ्रू हम जब एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ आउट कर देते हैं। ड्यू टू प्रेशर की वजह से हो रहा है सब कुछ। उसके बाद पढ़ते हैं डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है 40 mm Hg। क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड इसीलिए हम उसे कह रहे हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो है पर उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के कंपैरिजन में जो है कम है, तो इसलिए हम उसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहाँ 40 mm Hg जो है ऑक्सीजन का प्रेशर होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में और 45 mm Hg होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और आपका ऑक्सीजन का होता है 95 mm Hg। टिश्यूज़ में बात करेंगे तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, जभी तो बाहर ब्लड से उसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जभी तो ब्लड डिफ्यूज़ होगा क्योंकि वहाँ कम होना चाहिए टिश्यूज़ में और ब्लड में ज़्यादा होगा तो वहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगा टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन। तो इसलिए टिश्यूज़ में जो आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है और क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है हमें ब्लड में तो इसलिए वहाँ ज़्यादा होगा टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ 45 mm Hg होता है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159, अल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 एंड टिश्यूज़ में 40। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर में, अल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40, टिश्यूज़ में 45। आगे बढ़ते हैं, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है समझते हैं। तो ये एक अल्वियोलाई दिखा रखी है यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ बता रखा है इंस्पायर्ड एयर, यहाँ एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। तो यहाँ अल्वियोलाई में क्योंकि हम जानते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 mm Hg और CO2 का होता है 40 mm Hg। इसलिए यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा क्योंकि उसमें 45 mm Hg होती है CO2 तो वो 45 to 40 mm Hg डिफ्यूज़ करती है, तो वो अल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपकी CO2 जो है फिल हो जाती है। और क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में
ऑक्सीजन जो है वो मतलब डीऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए वहाँ जो है फिल हो जाती है वो। उसका यहाँ दिखा रखा है ये पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, यहाँ से डिफ्यूज़न हुआ, एक्सचेंज हुआ और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया वेंट्रिकल एओर्टा से, फिर ये सिस्टेमिक आर्टरीज में गया, कैपिलरीज के पास गया, क्योंकि कैपिलरी में जो है आपका कैपिलरी को रिलीज़ करना है CO2, तो जाहिर सी बात है यहाँ CO2 का प्रेशर जो है ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, इसलिए ऑक्सीजन अंदर इनटेक कर जाता है इनमें और CO2 जो है बाहर चला जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें बताया मैंने ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 mmHg है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो 40 mmHg होता है। फिर यहाँ से ये ब्लड फिर से डीऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 40 mmHg हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg हो जाता है। फिर ये फिर से हार्ट में आता है, हार्ट फिर से पंप करता है इसे लंग्स में अल्विलाई के पास जाके ये फिर से यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनता है, फिर ये हार्ट के पास जाता है, फिर पंप होता है, फिर कैपिलरी के पास जाता है, ऐसे करके जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू अल्विलाई। तो क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये हार्मफुल है हमें रिलीज करनी है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो चलेगा, टिश्यू से ब्लड में जाएगा, ब्लड से अल्विलाई में जाएगा, अल्विलाई जो है उसे बाकी ब्रैंक्यूल्स और ट्रेकिया के थ्रू अपनी नेजल नॉस्ट्रिल से बाहर रिलीज आउट कर देगी। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen। तो हम ये बात याद रखने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में लिक्विड में वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज much higher compared to that of oxygen। तो जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज़ होने का वो ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा है। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन होती है वो 3 मेजर लेयर की जो है बनी होती है। नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई पे जो होती है वो होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। द एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज, और जो अल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं उनकी लेयर होती है एंडोथेलियम। द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उनके जो बीच में है एक बेसमेंट सब्सटेंस भरा होता है जो कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का बना होता है, जो कि सपोर्ट करता है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज है। In between them, however, its total thickness is much less than a millimeter। जो टोटल थिकनेस है वो बहुत कम होती है, लेस देन मिलीमीटर होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from tissue to alveoli। तो यहाँ पर ये डायग्राम शो किया हुआ है, डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एन अल्वियोलस विद पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये एक अल्वियोलाई शो की हुई है, ये अल्वियोलाई, और ये एक आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है। ये
तो यहाँ आपकी दिखाई हुई ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये आपकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम alveolar वॉल की। और इसके भी, और ये है आपकी एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इनके बीच में आपका जो फिल है वो है आपका बेसमेंट सब्सटेंस, ये आपका बेसमेंट सब्सटेंस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्म करता है। तो ये 3 लेयर के थ्रू डिफ्यूज़न जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ब्लड एक मीडियम है जो कि गैस का ट्रांसपोर्ट कराएगी। मेनली हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और CO2 के बारे में। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन दी ब्लड। जो 97% ऑक्सीजन है वो ब्लड में RBC के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन जो बचता है आपका, वो इज़ कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जो है ट्रांसपोर्ट करता है। नियरली 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it is carried as bicarbonate। तो ऑक्सीजन में 97% होता है वो आपका RBC के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करता है, और रिमेनिंग 3% आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करता है। और हम बात करें आपकी CO2 की, तो CO2 आपका 20 to 25% तो RBC के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करता है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज और 70% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड एज डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। और जो 7% बचता है आपका CO2 वो आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा में, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो RBC में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इसे बाइंड करता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक रिवर्सिबल मैनर मतलब जोड़ेगा और बाद में छूट भी जाएगा। तो उस मैनर में ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन होगी, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से, वो प्राइमरी डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन का वहाँ उस जगह पे पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which are interfere with this binding। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ठीक आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा, बट अगर हाइड्रोजन आयन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो अगर वेरी करी तो आपका जो है यहाँ जो फॉर्मेशन है बाइंडिंग होगी वो जो है वेरी कर जाएगी। तो क्या क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर ऑफ O2। तो एक सिग्मॉइड कर्व दिखा रखा है जो आपकी
सेचुरेशन बताएगा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी के लिए। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन in the alveoli where there is high pressure of O2, low pressure of CO2, lesser hydrogen ion concentration। तो याद रखना है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो वहाँ आपकी बेसिक कंडीशन होगी। अब बेसिक कंडीशन है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी, H प्लस लो तो आपकी pH जो है हाई है, H प्लस ज़्यादा तो आपकी pH लो है। तो क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आपकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लो है, pH हाई है, लो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्योंकि एसिडिक कंडीशन नहीं है तो आपका टेम्परेचर भी लोअर है। तो ये ऐसा कौन सी जगह पे, आपकी अल्वेओलाई साइड पे। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ जितने फैक्टर हैं वो सब फेवरेबल हैं आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। वेयर द टिश्यूज़ की साइड पे जहाँ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मतलब हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब हायर टेम्परेचर। तो ये आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन की कंडीशन हो गई। तो यहाँ जो है फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन जो है अलग होगा हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज़ में चला जाएगा। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue। इस चीज़ से हमें क्लियरली पता चलता है कि ऑक्सीजन लंग्स में जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और टिश्यू साइड पे जाके डिसोसिएट कर जाता है। अब बता रखा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो बता रखा है हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन जो है डिलीवर करता है टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में। ईच 100 ml ब्लड आपका 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज़ को। तो यहाँ ये कर्व दिखा रखा है जो आपका सिग्मॉइड कर्व है, जो आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बता रखा है इस साइड में वाई एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ परसेंटेज सेचुरेशन आएगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्योंकि पहले हमने बताया कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्स अप टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। यहाँ दिखा रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। तो कुछ 20 पर इतना जो है हीमोग्लोबिन जो है सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन से कुछ इतने पार्शियल प्रेशर पर, और पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो और ज़्यादा जो है बाइंड करेगा ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर और बाइंड करेगा, और जब पूरा पार्शियल प्रेशर पर्याप्त पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका 100 mmHg मतलब बहुत पार्शियल प्रेशर है, तो आपका जो है फुली सेचुरेट हो जाएगा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। मतलब अब उसके पास मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैंड हो चुके हैं, उससे ज़्यादा वो बैंड नहीं कर सकता। तो ऐसे करके आपका ऐसे कर्व जो है बन जाता है, यहाँ जो है सेचुरेशन आ जाता है, ये सेचुरेशन पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप आपका जो है इस कर्व को समझ चुके होंगे। इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब पढ़ते हैं हम, अब क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इज़ कैरिड बाई हीमोग्लोबिन। तो CO2 इस हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसे कैरिड होता है, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन।
जैसे वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा था, ऐसे CO2 की बाइंडिंग पर फॉर्म होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट 20 to 25%, क्योंकि हमें बताया था 20 से 25% जो है CO2 ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, और 70% इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 7% इन फॉर्म ऑफ डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो अबाउट 20 to 25% जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये CO2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी, जैसे ऑक्सीजन में हो रहा था। प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जो ऑक्सीजन का प्रेशर वो मेजर फैक्टर होता है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। जब प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, तभी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। वो बाइंड करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। और जब ऐसा होता है टिश्यू साइट में, जहाँ प्रेशर ऑफ CO2 आपका हाई रहता है और O2 लो रहता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है डिसोसिएट कर जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंड कर जाता है। तो यहाँ मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है when pressure of CO2 is low and pressure of O2 is high as in the alveoli। तो यहाँ डिसोसिएशन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। यहाँ डिसोसिएशन होता है CO2 का कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। तो जो CO2 होता है विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, तो यहाँ पर टिश्यू में बाइंड करता है, पहले अल्वेलाई साइड पर जाता है और वहाँ डिसोसिएट कर जाता है। RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बता रखा है जो RBC होती हैं उनके पास एक एंजाइम है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन रहती है। वो एंजाइम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो RBC के पास कौन से एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है? वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। और उसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की कुछ क्वांटिटी प्लाज्मा में भी होती है। ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है दोनों डायरेक्शन में, मतलब यहाँ दिखाया हुआ है CO2 प्लस H2CO3 से कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका फॉर्म करेगा H2CO3। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस से यहाँ से CO2 H2O बन जाएगा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस से आपका HCO3 माइनस और H प्लस ही बनेगा, और इससे आपका H2CO3 भी बन जाएगा। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। क्योंकि टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, वो हाई होता है टू कैटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हुआ है। तो उस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ था, उस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में आपका CO2 वहाँ रिलीज हुआ है। तो वहाँ जो CO2 का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो CO2 डिफ्यूज़ आउट ब्लड में करता है और प्लाज्मा में भी करता है, और HCO3 माइनस फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म करता है। तो यहाँ पता है 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। एट द अल्वियोलर साइट वेयर प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। अल्वियोलर साइट में प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो लो होता है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और यहाँ CO2 आपका जो है CO2 प्लस H2 फॉर्म होता है। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे जो CO2 वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैप होता है और ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई पे, और वहाँ CO2 में रिलीज करता है। तो बता रखा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू दी अल्वियोलाई। तो आपको बता रखा था जैसे वहाँ एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका 5 ml ऑक्सीजन जो है कैरी कर रहा होता है टिश्यू साइट पर, ऐसे ही यहाँ एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है आपकी अल्वियोलाई साइट पर। तो ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है। अब पढ़ते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। Regulation of respiration. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues.
दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। तो जो हमारी जो ब्रीथिंग के और रेस्पिरेशन की जो रिदम है वो हमारे न्यूरल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, जो आपका मेडुला रीजन होता है हमारे ब्रेन में, उसमें एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो क्योंकि इसका नाम ही हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये रेस्पिरेशन में आपकी रिदम मेंटेन करेगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि आपका प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस रेगुलेशन रेस्पिरेटरी रिदम के लिए। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। अनदर सेंटर होता है जो कि आपके पोन्स रीजन में ब्रेन के प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये भी रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल है इस सेंटर से वो इंस्पिरेशन की रेट को रिड्यूस करते हैं। जैसे जो मेडुलर रीजन से वहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से रिड्यूस करेंगे। एंड देयर ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करते हैं और मेंटेन करते हैं। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। इसी रिदम सेंटर से एक एडजेसेंट में एक कीमोसेंसिटिव एरिया लगा होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए। वो CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। CO2 और H+ आने के लिए, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है, तो जैसे ही ये सब्सटेंस जो है इंक्रीज कर जाएंगे तो ये सेंटर जो है एक्टिव हो जाता है। कौन सेंटर है ये? कीमो सेंसिटिव एरिया है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट में होता है। ये एक्टिवेट हो जाता है CO2 और H+ यानी कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही इंक्रीज करती हैं, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, और फिर ये रिदम सेंटर को सिग्नल करता है टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, के रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो एडजस्टमेंट करें, बाय विच दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, ये सब्सटेंस जो हैं बॉडी से बाहर हो सकें, एलिमिनेट हो सकें। रिसेप्टर्स एसोसिएट विद द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। जो रिसेप्टर हमारे एसोसिएट रहते हैं एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से, ये भी हमारे जो CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और ये भी आपके नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रिदम है रेस्पिरेशन की वो मेंटेन करी जाए फॉर रेमेडियल एक्शंस। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्विट सिग्निफिकेंट। तो हमने ऑक्सीजन का रोल तो पता ही है, ये रेस्पिरेटरी रिदम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसऑर्डर की इस चैप्टर के, लंग्स वगैरह के, और इस चैप्टर को हम करते हैं ख़त्म, और इस चैप्टर हो जाएगा आपको यहाँ ख़त्म। 2 पार्ट में इस चैप्टर को हमने पूरा कवर अप कर दिया गया है, बड़े अच्छे से पूरी NCERT की डिटेल जो है इसे समझाया एक्सप्लेन किया गया है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अस्थमा बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिल जाता है अपने गांव और घर में बड़े बूढ़ों में किसी न किसी को। अस्थमा इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वीजिंग होती है, और इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स के अंदर, उनमें सूजन आ जाती है, तो इसकी वजह से अस्थमा होता है। इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें सूजन आ चुकी है। उसके बाद पढ़ते हैं हम एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो बहुत सालों में लगातार किसी चीज़ के होने की वजह से होता है। तो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच अल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। तो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो बहुत सालों में हुआ है, तो बहुत सालों में लगातार धीरे धीरे करके जो अल्वियोलाई के जो वॉल्स हैं जो कि डिफ्यूजन और इस चीज़ को मेंटेन करती हैं वो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिसकी वजह से जो लंग्स में रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाता है। इसकी वन ऑफ द मेजर कॉज है आपकी सिगरेट स्मोकिंग।
तो ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग और बहुत लंबे टाइम तक पीते रहते हैं, उनकी जो है अल्वेओलाई वॉल जो है डैमेज करती रहती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज करता रहता है, उन्हें एम्फाइसीमा की जो है डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये भी एक तरह का क्रोनिक डिजीज़ है जो कि लंबे समय तक भाव होती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन मेकिंग। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री जिनमें ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम चल रहा होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा धूल धुआं ये सब चीज़ उड़ रही होती हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। तो इतना उसमें डस्ट उड़ रही है कि अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का वो सिचुएशन से लड़ नहीं पा रहा है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो बहुत लंबे समय तक इस चीज़ के होने की वजह से हमारे जो लंग्स में उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उनमें फाइब्रोसिस धागे धागे से बन जाते हैं, प्रोलिफरेशन टू फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू जाते हैं एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से लंग में बहुत सीरियस डैमेज होते हैं। तो ये इसलिए इसे बचने के लिए बताया जाता है कि जो वर्कर हैं ऐसी इंडस्ट्री में उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए ज़रूर काम करते वक्त। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। इसके साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।